नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। अध्याय में हमने पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यों के बारे में पढ़ा और ये जाना कि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से कार्य होते हैं, और साथ में हमने पिछले अध्याय में खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा। आज हम इस अध्याय में पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों के अंतर्गत ही ऊर्जा प्रवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। इसमें विभिन्न तरंग लंबाई वाली किरणें होती हैं। सृष्टि में ऊर्जा के विविध रूप पाए जाते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। वनस्पति एवं प्राणियों में ऊर्जा का रूपांतरण विविध प्रकार से होता है। पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कर देते हैं, जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में उनके ऊतकों में संचित हो जाती है। चलिए अब इसको समझते हैं। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरणों के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। अब हम ये जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी एक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करती है, और आपको ये पता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक घटकों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जैविक घटक सजीव घटक होते हैं, जिन्हें वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा भोजन के रूप में एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचती है। हमें यह भली प्रकार से ज्ञात है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है, जो विशाल स्रोत है, वो सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा अगर कहीं से आती है तो वो सूर्य से आती है। अब सूर्य से ये जो ऊर्जा आती है, ये वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जो कि विकिरणों के रूप में पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती हैं। अब जब ये ऊर्जा विकिरणों के रूप में पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तर, जैसा कि आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग पोषण स्तर पाए जाते हैं, उत्पादकों का, उपभोक्ताओं का, अपघटकों का, और हर एक पोषण स्तर के अंदर विकास करने के लिए, वृद्धि करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पोषण स्तर सूर्य से आने वाली मूल ऊर्जा जो विकिरणों के रूप में होती है, उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। उनसे वह अपने कार्य करने हेतु ऊर्जा की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस प्रकार से प्रत्येक जीव तक पहुंचती है, इसी को हम ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने का एक क्रम पाया जाता है, अर्थात ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल दी जाती है। इसे हम ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि सृष्टि में ऊर्जा के विविध रूप पाए जाते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, अर्थात ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। और ये क्या होता है, और हम ये जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जैविक घटकों में ऐसे घटक जो कि अपनी भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात जो स्वयं पोषी होते हैं, उनके अंदर ये गुण पाया जाता है कि वो सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे जो कि विकिरणों के रूप में पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती हैं, उनमें विद्यमान ऊर्जा को वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से रूपांतरित कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और इस रासायनिक ऊर्जा को वो अपने ऊतकों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संचित कर लेते हैं। और हम ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वास्तव में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। हम स्वयं, मानव भी अपने भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकांश मात्रा ग्रहण करता है। हम अपनी कुल ऊर्जा का लगभग 55% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। हम जो भी खाते हैं, चाहे हम अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, मीठी चीजें खाते हैं, उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम हिंदी में शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार होते हैं, और हम इसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस कार्बोहाइड्रेट से वास्तव में क्या होता है कि सूर्य की जो
विकिरण ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाती है। और जब इस हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का विघटन होता है तो विघटन होने के पश्चात ये ऊर्जा हमारी प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाती है, और कोशिका में जब ऊर्जा पहुंच जाती है तो वो अपना विकास करती है, वृद्धि करती है, जिससे संपूर्ण जीव की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों द्वारा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का रूपांतरण एवं स्थिरीकरण होता है। आप ये ध्यान रखें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य से विकिरणों के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे पौधे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और इस रासायनिक ऊर्जा को वो अपने ऊतकों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संचित करते हैं। इस प्रकार के बारीक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, सूक्ष्म प्रकार के सवाल हैं, डिटेल में आप जब पढ़ते हैं तो आपको इनको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ये यांत्रिक तथा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा विसरण ऊष्मा गतिकी के नियमों के अनुसार होता है। अब क्या होता है ऊष्मा गतिकी के नियम, चलिए इनको देखते हैं। ऊर्जा का निर्माण व नाश नहीं होता, इसका केवल रूपांतरण होता है। उदाहरणार्थ, हरे पादप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यही रासायनिक ऊर्जा श्वसन क्रिया के कारण ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब ऊष्मा गतिकी का नियम यह कहता है कि वास्तव में ऊष्मा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे का विनाश किया जा सकता है। यदि हम एक ऊर्जा को खत्म करेंगे तो वो वहां से खत्म ना होकर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ये ऊष्मा गतिकी का पहला नियम है। अब इसी क्रिया में क्या होता है कि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और रासायनिक ऊर्जा पौधों के अंदर किस रूप में संचित होती है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संचित होती है। इस कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरे जीव भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जब ये भोजन के रूप में उनके शरीर में जाती है तो वहां पे उपापचयी क्रिया होती है, पाचन क्रिया होती है। वहां पे उस क्रिया के दौरान क्या होता है कि ऊर्जा का वहां उनके शरीर में रूपांतरण होता है। और फिर श्वसन क्रिया, हम कार्य करते हैं, श्वसन भी एक कार्य है, इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हम श्वसन क्रिया के दौरान इस ऊर्जा का उपयोग करके उसे ऊष्मा ऊर्जा के रूप में विमुक्त करके पुनः वातावरण को दे देते हैं। तो एक तरह से ऊर्जा का रूपांतरण होता चला जाता है एक रूप से दूसरे रूप में। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। यहां पे यह ह्रास नहीं, ह्रास है यहां पर। यह क्षय ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में विमुक्त हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक स्तर में जब ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरण होता है तो स्थानांतरण के दौरान उसका रूपांतरण होता है, और रूपांतरण की इस क्रिया के दौरान ऊर्जा का कुछ ना कुछ ह्रास हो जाता है, उसका अंदर कुछ कमी आ जाती है। जितनी ऊर्जा पिछले स्तर में थी वो पूरी की पूरी ऊर्जा अगले स्तर में नहीं पहुंच पाती, और यह ह्रास ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में वायुमंडल में विमुक्त हो जाती है। जैसे कि आपने देखा कि रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान, श्वसन की क्रिया के दौरान हम सारी की सारी ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर की वृद्धि के लिए नहीं कर पाते हैं, बल्कि श्वसन क्रिया के अंदर उसे ऊष्मा के रूप में वातावरण में मुक्त कर देते हैं। उदाहरणार्थ, हरे पादप जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं तो कुछ ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। इस प्रकार कोई भी जीव भोजन द्वारा प्राप्त की गई समस्त ऊर्जा को अपने शरीर में एकत्रित नहीं कर सकता। कोई भी जीव प्राप्त की गई ऊर्जा के औसत 10% भाग को ही शरीर निर्माण में प्रयुक्त करता है। शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में अपव्यय हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ऊर्जा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और यह मूल रूप से खास तौर से कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हमारे शरीर में आती है। पर हम इस सारी ऊर्जा को अपने शरीर के विकास के लिए नहीं रख सकते, हम अपने विकास के लिए नहीं रख पाते। केवल 10% भाग ही हमारे शरीर निर्माण में प्रयुक्त होता है, बाकी हम इसे विमुक्त कर देते हैं। खास तौर से ज्यादातर जीव अपनी प्राप्त ऊष्मा को श्वसन क्रिया के दौरान ऊष्मा ऊर्जा के रूप में वापस वायुमंडल में त्याग देते हैं। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, ये जो ट्रॉपिक लेवल है इसका मतलब है पोषण स्तर। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्रथम पोषण स्तर,
द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर और चतुर्थ पोषण स्तर। यह पारिस्थितिकी तंत्र में एक ऊर्जा प्रवाह का चित्र है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आप देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर क्या होता है। एक तरफ तो ये जैविक घटक है, ये सारे क्या है, जैविक घटक है। दूसरी तरफ क्या होता है, अजैविक घटक। सूर्य से आने वाली ऊर्जा वास्तव में एक अजैविक घटक भी है और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा का एक मात्र स्रोत भी है। अब क्या होता है, सूर्य से ऊर्जा आती है कहां पर, उत्पादकों तक। उत्पादक क्या करते हैं, इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं और धरातल से या जहां भी वो उत्पादक पाए जाते हैं, चाहे जलमंडल हो चाहे वो स्थलमंडल हो, वहां से विभिन्न प्रकार के अजैविक तत्वों को पोषक तत्वों के रूप में, जैसे कि आप जानते हैं नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पौधों के लिए ये आवश्यक होते हैं, सल्फर है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन तत्व के रूप में इनका ये उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इस सौर ऊर्जा का वो उपयोग करते हैं। उपयोग करके इस सौर ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और ऊर्जा के इस रूपांतरण की क्रिया के दौरान कुछ ऊर्जा यहीं पर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में विमुक्त हो जाती है। जब वो इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर अपने अंदर बदल लेते हैं तो इसका संचय वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अपने अंदर कर लेते हैं। यह हुआ प्रथम पोषण स्तर। द्वितीय पोषण स्तर में क्या होता है कि शाकाहारी जो जीव होते हैं, ये शाकाहारी जीव, ये दोनों ही शाकाहारी जीव हैं, द्वितीय पोषण स्तर के अंदर है खास तौर से। अब क्या करते हैं, शाकाहारी जीव होते प्राथमिक, जैसे ये वाले प्राथमिक जीव हैं, ये मांसाहारी जीव है, सॉरी शाकाहारी, ये मांसाहारी जीव है, ये शाकाहारी जीव है। अब जैसे ये एक टिड्डी है, ये क्या करता है, ग्रास होपर इस घास को खा लेता है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता में, पर इसका तात्पर्य यही नहीं है कि जितनी ऊर्जा इन्होंने संचित की है सारी की सारी इसमें आ गई, क्योंकि ये ग्रास होपर है या अन्य शाकाहारी जीव है, सारी घास तो नहीं खा जाते हैं, कुछ घास खाते हैं और जो घास खा लेते हैं इस ऊर्जा को ये अपने शरीर में ले लेते हैं, अपने शरीर में इस भोजन को पचाते हैं। भोजन को पचाने के पश्चात ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा का 90% भाग इनकी श्वसन क्रिया के दौरान या अन्य गतिविधियों के दौरान पुनः वातावरण में मुक्त हो जाता है। किस रूप में मुक्त होता है, ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाता है। बाकी 10% भाग का उपयोग ये अपने शरीर की वृद्धि के लिए कर लेते हैं। अब उसके बाद आता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जैसे कि ये एक चिड़िया है, चिड़िया इस ग्रास होपर को, टिड्डी को या लार्वा को खा जाती है, पर ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी चिड़िया हैं सारे लार्वा को खा जाएगी, नहीं, या जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनको द्वितीयक मांसाहारी जीव सारे खा जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने भोजन के लिए कुछ एक को खा लेते हैं, तो इनकी जो ऊर्जा है भोजन के रूप में वो इसमें चली जाती है। ये भी अब उसके अंदर उपापचयी घटना क्रियाएं होती हैं, भोजन को पचाते हैं और इसी दौरान ऊर्जा का रूपांतरण होता है। रूपांतरण के अंदर श्वसन होता है। कुछ ऊर्जा को वो अपने शरीर के विकास के लिए रख लेते हैं, बाकी ऊर्जा को वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में वातावरण में विमुक्त कर देते हैं। इसी प्रकार तृतीयक उपभोक्ता आप बात देख रहे हैं, वो इस चिड़िया को भी खा जाता है, इस टिड्डी को भी खा जाता है, या अन्य छोटे जो उसके शाकाहारी और छोटे मांसाहारी जीव हैं उनको भी खा लेता है। उनसे ये ऊर्जा यहां पहुंच जाती है। इसमें पहुंचने के पश्चात यहां पे इस ऊर्जा का रूपांतरण होता है और रूपांतरण की क्रिया के दौरान अधिकांश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर चली जाती है। बाकी 10% ऊर्जा ये अपने शरीर के विकास और वृद्धि के लिए रख लेता है। अब साथ ही साथ क्या होता है, इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर प्रत्येक स्तर में ऐसा तो नहीं है कि इस स्तर के सारे जीवों को ये खा जाएंगे, इस स्तर के सारे जीवों को ये खा जाएंगे और इस स्तर के सारे जीवों को ये खा जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हर एक स्तर में जीव अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। जीवन चक्र पूरा करने के पश्चात पारिस्थितिकी तंत्र के हर एक स्तर में जीवों की मृत्यु होती है और मृत्यु होने के पश्चात ये सारे कहां जाते हैं, अपघटकों के पास। ये सारे कहां जाते हैं, अपघटकों के पास। ये भी कहां जाएंगे, अपघटकों के पास, और ये भी अपघटकों के पास। अपघटकों के पास क्या होता है, इन सभी जीवों के शरीर का विघटन और वियोजन होता है। अब विघटन और वियोजन की क्रिया के दौरान इनके अंदर जो भी ऊष्मा बची हुई होती है पोषक तत्वों के रूप में, अन्य रूप में, उन्हें ये अपघटक पुनः वातावरण में विमुक्त कर देते हैं, पोषण तत्वों को अलग निकाल देते हैं और ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकाल देते हैं। और अपघटक क्या होता है, वास्तव में अपघटक भी एक जीव होते हैं। वो इनको विघटन व वियोजन करने के दौरान वास्तव में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से शाकाहारी जीव उत्पादकों को खाते हैं, उसी प्रकार से अपघटक इन मृत पदार्थों को, मृत जीवी कहलाते हैं अपघटक, इन मृत पदार्थों को खाते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जितनी ऊर्जा उन्हें रखनी होती है वो रख लेते हैं, बाकी ऊर्जा वातावरण में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में विमुक्त हो जाती है और पोषक तत्वों के रूप में ये सारे पोषक तत्व वापस अजैविक पदार्थों के रूप में वातावरण में चले जाते हैं, जो कि चक्रीय क्रम में फिर से इस पारिस्थितिकी तंत्र में चलते रहते हैं।
जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा जाती है तो उसका अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। लिंडनमैन, ओडम, टील, कोजलोवस्की आदि विद्वानों ने जीवों में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। असाइनमेंट, इस अध्याय में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह को समझा। हमने ये देखा कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। वास्तव में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो भोजन के रूप में होता है। हमने ये जाना कि प्रत्येक स्तर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है और रूपांतरण की इस क्रिया के दौरान ऊर्जा का अधिकांश भाग नष्ट होने से तात्पर्य है वो उस जीव के शरीर से ऊष्मा ऊर्जा के रूप में या अन्य रूप में पुनः विमुक्त कर दिया जाता है। वो जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है अपने निचले स्तर से, उस ऊर्जा का केवल और केवल 10% भाग ही वो अपनी वृद्धि के लिए, अपने शरीर के विकास के लिए उपयोग कर पाता है। 90% भाग वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में पुनः बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का रूपांतरण होता है और एक स्तर से दूसरे स्तर में वो भोजन के रूप में रूपांतरित आगे बढ़ती चली जाती है और इसी को हम ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। इसी से संबंधित आपको असाइनमेंट या गृह कार्य दिया जाता है और आशा की जाती है कि आप बड़ी ईमानदारी से इस गृह कार्य को संपन्न करेंगे, क्योंकि परीक्षा में सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। आपको ये बताना पड़ेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। ये सवाल एक अति लघुतरात्मक प्रकार का सवाल है जिसे आप अधिकतम 20 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप से किस रूप में होता है। अब इस प्रश्न को आप समझिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस रूप से प्रवेश करती है और उसका रूपांतरण किस रूप में हो जाता है। आपको इसका जवाब देना है और आपको अध्याय के शुरुआत में ही इसका जवाब मिल जाएगा। ऊष्मा गतिकी के किन नियमों के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। मैंने इस अध्याय में आपको ऊष्मा गतिकी के 2 नियम बताए थे और ऊष्मा गतिकी के किन नियमों के अनुसार ऊष्मा का रूपांतरण होता है, इसका उत्तर आपको देना है और आपसे आशा की जाती है कि आप इसका उत्तर देंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स में इन प्रश्नों का हल करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और जल्दी ही हम अगले अध्याय के नई वीडियो के साथ मिलेंगे।